हमारे जितने भी पेपर हम कराते हैं सभी हमारे पेपर जो हमारा अब सिलेबस है लेटेस्ट उस पर आधारित है। जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब आधुनिक क्वेश्चन है, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है जो पुराने क्वेश्चन होंगे या बच्चों वाले, कोई क्वेश्चन नहीं है। जो हमारे एग्जाम में आते हैं, जो बदलाव आया है हमारे एग्जामों में हिंदी का, उसी पैटर्न पर हमारे क्वेश्चन आधारित है। जो भी क्वेश्चन होता है हम अपना पूरी डिटेल के साथ करते हैं। शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हरिशंकर परसाई जी की नहीं है। हरिशंकर परसाई जी के बारे में पूछा, कौन सी रचना इनकी नहीं है। उससे पहले जो आपको याद रखना है इनके जन्म के बारे में, इनका जन्म कब हुआ था बताना 1922 में, और मृत्यु कब हुई थी 1995 में इनकी मृत्यु होती है। बात कर लेते हैं इनका संबंध कहां से है, तो इनका संबंध मध्य प्रदेश से है, लेकिन हमारे एग्जाम में जो हमारे कवि है उसमें हरिशंकर परसाई महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हरिशंकर परसाई के बारे में आपको याद रखना, ये हमारे हिंदी साहित्य के पहले ऐसे कवि थे जिसने व्यंग विधा को अपना माध्यम बनाया था। व्यंग विधा, ठीक है। व्यंग क्या होता है, व्यंग होता है एक कमेंट के माध्यम से जो तंज जो कसते हैं। जैसे किसी से आप बोलो कि आप पढ़ते हो और वो बोले कि हाँ मैं पढ़ता हूं, और आप बोलो हाँ हाँ मुझे पता है कितना पढ़ता है, तो ये एक व्यंग विधा होती है। तो व्यंग के माध्यम से अपनी रचनाएं लिखने वाले पहले व्यक्ति थे हमारे हरिशंकर परसाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आ जाए व्यंग विधा को बढ़ावा देने वाले तो इन्हीं का आंसर होता है। क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा गया है, सही है। उसके बाद नेक्स्ट हरिशंकर परसाई के बारे में और एक इनकी महत्वपूर्ण पत्रिका है जो पहले हमारे ग्रुप सी के पेपर में पूछी गई है, उसका नाम है वसुधा। वसुधा किसकी रचना है, रचना नहीं पत्रिका है, तो बताना हरिशंकर परसाई जी की है। अब बात कर लेते हैं कौन सी रचना इनकी नहीं है। प्रेमचंद्र के फटे जूते, तुलसीदास, चंदन घिसे। आप देखो खुद इनके ऐसी जो रचनाएं व्यंग माध्यम से, उसके बाद रानी नागफनी की कहानी, उसके बाद समर गाथा। तो याद रखना कौन सी रचना नहीं है, समर गाथा इनकी रचना नहीं है। तो समर गाथा किसकी है, तो याद रखना ये हमारे राजेश जोशी जी की है। किसकी है, राजेश जोशी जी की रचना है समर गाथा, महत्वपूर्ण है। उसके बाद नेक्स्ट हरिशंकर परसाई जी के बारे में जो आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हमारे एग्जाम में इनसे पूछी जाती हैं। जैसे हंसते हैं रोते हैं, हंसते हैं रोते हैं, महत्वपूर्ण रचना है इनकी। उसके बाद जैसे भोला राम का जीव, भोला राम का जीव, तब की बात और थी, तब की बात और थी। नेक्स्ट बेईमानी की परत, ये पूछी गई है हमारे एग्जाम में। बेईमानी की परत बहुत महत्वपूर्ण रचना है, आपको याद रखना है। और महत्वपूर्ण आती है दो नाक वाले लोग, ठीक है, महत्वपूर्ण रचना है, याद रखना। जबकि प्रेमचंद के फटे जूते, तुलसीदास, चंदन घिसे, रानी नागफनी की कहानी, ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, समर गाथा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, देखो, भोला बालक क्रूर डाकू से बच गया, इस वाक्य में कितने विशेषण हैं। विशेषण से क्वेश्चन है, विशेषण के बारे में जो बेसिक जानकारी याद रखना। विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं, तो बताना संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे विशेषण कहलाते हैं। अगर पूछा जाए विशेषण के भेद कितने होते हैं, तो विशेषण के हमारे 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा सार्वनामिक विशेषण, और जो लास्ट होता है हमारा परिमाणवाचक। कितने भेद हो गए, 4 हो गए हमारे। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। क्वेश्चन जो दिया गया है हमारा, भोला बालक क्रूर डाकू से बच गया, कितने इसमें विशेषण होने वाले हैं, तो याद रखना एक तो हमारा बालक हो जाएगा, संज्ञा और इसकी विशेषता क्या है भोला, तो एक तो हमारा भोला हो जाएगा विशेषण। उसके बाद डाकू संज्ञा है और डाकू कैसा है, क्रूर। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, क्रूर हो जाएगा।
तो ये 2 हो जाएंगे हमारे विशेषण, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपकी विशेषण और भाववाचक संज्ञा पर सही से पकड़ है तो आप क्वेश्चन जल्दी सोल्व कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा दिया गया है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करना है। बताइए कौन सा शब्द होगा जो हमारा तद्भव शब्द है। स्वेद तो हमारा तत्सम ही है, उसके बाद क्या लिखा है, पक्वान, उसके बाद पश्चाताप और कपिंद। तो तद्भव जो रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा कपिंद, जबकि इसका तत्सम रूप क्या होगा, कपिंद्र हो जाएगा। सही है, तो कपिंद का कपिंद्र हो जाएगा, ये हमारा तद्भव रूप था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, लोकोक्ति से क्वेश्चन है और क्या पूछा गया है, बलिया देख देखी भूत भाजो, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। बलिया अर्थात बलशाली जो व्यक्ति होता है उसे देखकर भूत भी भाजते हैं, ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। अब बताइए इसका क्या हमारा आंसर होने वाला होगा। पहला दिया गया है बलवान व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, उसके बाद अन्याय करना, अन्याय की जगह जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उसके बाद नेक्स्ट एक और लोकोक्ति है, बताइए क्या इसका आंसर होने वाला है हमारा। क्या लोकोक्ति है, अणहती काल डुबुक लागिया गला, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होने वाला है हमारा, बताइए। अजीब सी स्थिति पैदा हो जाना, सब कुछ याद होना, बुरे काम का बुरा नतीजा, उसके बाद आगे बढ़ने की चेष्टा, क्या होगा बताइए आंसर। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, अजीब सी स्थिति पैदा हो जाना। जितने भी हम अपने पेपर कराते हैं उसमें लोकोक्ति, एक दो लोकोक्ति जरूर सोल्व करते हैं। जब तक हमारा पेपर होगा तब तक हमारी लोकोक्ति लगभग 100 के करीब अपनी पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा दिया है, क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस स्वर का प्रयोग उच्चारण के आधार पर नहीं किया जाता, बताइए। किस स्वर का प्रयोग हम उच्चारण के आधार पर नहीं करते, किस स्वर का प्रयोग उच्चारण के आधार पर नहीं किया जाता है। उच्चारण के आधार पर स्वर के बारे में, ऐसे शब्द जो स्वतंत्र रूप से बोले जाए स्वर कहलाते हैं, और स्वर को हम संस्कृत में अच्च कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वरों को अच्च कहते हैं। अब बात कर लेते हैं उच्चारण के आधार पर किसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो देखो क्वेश्चन पूछा जाता है उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर पूछे जाते हैं हमारे स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो बताना उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 10। कौन कौन से 10 होते हैं, हमेशा याद रखना, जोड़े में आएंगे सब, ए आ, उसके बाद छोटी ई, बड़ी ई, उ और उ, सब आ गए बिल्कुल, सब जोड़े में आएंगे। उसके बाद ए और ए, और उसके बाद आएगा ओ और औ। तो देखो जोड़े बने 5 और आ गए हमारे 10, किस आधार पर है, उच्चारण के आधार पर होते हैं। कितने होते हैं, 10 होते हैं, याद रखना है। अब देखो क्वेश्चन तो मिल जाएगा कौन सा उच्चारण के आधार पर नहीं आएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी नहीं आएगा, सही है। लेकिन और जो आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या। देखो अगर क्वेश्चन पूछा जाए उच्चारण के आधार पर स्वर, तो बताना उच्चारण के आधार पर 10 होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए स्वरों की संख्या बताओ, तो बताना सर स्वरों की संख्या होती है 10, 10 नहीं, संख्या होती है 11। 11 कौन कौन से होते हैं, तो देखो ये 10 तो आ जाएंगे सारे, 10 के 10 तो ये आ गए, 11वां इसमें हमारा री एड हो जाएगा, सही है, ये भी याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण चीज मैं बता रहा हूं, अगर पूछा जाए इसका स्थान कहां होता है, जो हमारा री होता है, तो इसका स्थान हमारा उ और ए के बीच में होता है, सही है। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारा री होता है इसका उच्चारण स्थान कहां होता है, तो बताना उ के बाद होता है और ए के पहले होता है। इस तरह से कुछ क्वेश्चन आपका बना देंगे, ठीक, तो याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट उच्चारण के आधार पर पूछा जाए 10, स्वरों की संख्या पूछी जाए तो बताना 11, और अगला क्वेश्चन पूछा जाए लेखन के आधार पर स्वर कितने होते हैं, बताइए। लेखन के आधार पर पूछे तो बताना 13 होते हैं। लेखन के आधार पर 13, जी सर। देखो याद रखना 11 तो कंप्लीट हो गए जो अब तक थे, उसके बाद
अंग और आहा भी आ जाते हैं। टोटल कितने हो गए, देखो 11 ऊपर और 2 ही हो गए, टोटल हो गए 13। उसके बाद नेक्स्ट अन्य जानकारी जो आपको याद रखनी है कि हमारे हिंदी में ये होता था हमारा 14वां स्वर, जो आपने देखा होगा पहले। 14वां स्वर किसे माना जाता है तो बताना। जो हमारा ऑक्सीजन वाला अ होता है इसे हमने 14वां स्वर माना था। फिलहाल हमें इसे स्वरों की श्रेणी से निकाल दिया गया है और ये हमारा कौन सी भाषा से लिया गया था, अंग्रेजी भाषा से लिया था। ठीक है, तो 14वां स्वर इसे माना जाता था, अंग्रेजी भाषा से लिया था, याद रखना। जबकि अब कितने हैं, अब हमारे 13 के अकॉर्डिंग ही हमारे क्वेश्चन बनते हैं कि लेखन के आधार पर बताना 13, स्वरों की संख्या 11, उच्चारण के आधार पर 10। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह आदमी विश्वासी है, इस वाक्य में यह क्या है। यह आदमी विश्वासी है, इस वाक्य में यह क्या है। अब देखो आदमी की बात हो रही है, कौन सा आदमी, तो बताएगा यह आदमी। अब यह तो है हमारा एक सर्वनाम, यह क्या है, सर्वनाम। लेकिन अब जब ये आदमी की विशेषता बता रहा है यह, कि कौन सा आदमी, यह आदमी, तो अब ये सार्वनामिक जो है हमारा, जो सर्वनाम है, ये एक विशेषण के साथ जुड़ जाएगा और इसे टोटल क्या बोल देंगे हम एक साथ, सार्वनामिक विशेषण। तो क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर। ठीक है, क्योंकि विशेषता बता रहा है, यह शब्द विशेषता बता रहा है, हालांकि यह सर्वनाम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, यह सर्वनाम है, लेकिन ये इस समय इस वाक्य में तो विशेषता बता रहा है, और विशेषता बताने वाले शब्द हमेशा क्या होते हैं, विशेषण। तो इस कारण इस सर्वनाम को हम विशेषण वाले खानदान में ले आए और इसे नाम दे दिया सार्वनामिक विशेषण। इस कारण ये सार्वनामिक विशेषण है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आत्मश्लाघा शब्द का अर्थ पूछा है। आत्मश्लाघा शब्द का क्या अर्थ होगा बताइए। अपनी निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना, उसके बाद अपने को गौरवशाली समझना, उसके बाद अपने पर हैंसना। गलत लिखा है तो डी तो बिल्कुल खत्म ही होना, खत्म तो सी भी हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों में से बताना कौन सा होगा। आत्मश्लाघा का क्या अर्थ होता है, तो याद रखना अपनी प्रशंसा करना, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट शुद्ध वाक्य है, बताना है कौन सा आंसर हमारा शुद्ध होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, क्या ये सही है। वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, गलत हो जाएगा। वह प्रमाण के सहित, गलत हो जाएगा। वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सीधी सी बात, नो बकवास। अगला क्या दिया गया है, नेक्स्ट आपके सामने बताओ क्या है। संज्ञा से क्वेश्चन है और क्या पूछा गया है, ऑक्सीजन में कौन सी संज्ञा हमारी होने वाली है, बताइए कौन सी संज्ञा होगी हमारी ऑक्सीजन शब्द में, बताओ। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक, क्या होगा, क्या ऑक्सीजन जाति, क्या ऑक्सीजन व्यक्ति या द्रव्य, बताइए। ऑक्सीजन जो हो जाएगी हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा कुछ ने जाति लगाई होगी, तो एक चीज याद रखना, आपने जैसे भी संज्ञा पढ़ी है कोई परेशानी नहीं है, आपको एक चीज याद रखनी है, कभी भी जो भी चीज पृथ्वी से निकलती है, कोई भी चीज जो पृथ्वी से निकलती है या पृथ्वी पर उगती है, ठीक है, उसके बाद द्रव्य या धातु का बोध कराती है। बस कोई भी चीज पृथ्वी से निकलती है, पृथ्वी पर उगती है, द्रव्य या धातु का बोध कराती है, वो क्या हो जाती है, हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाती है। सही है। उसके बाद नेक्स्ट जैसे क्या क्या आएंगे हमारा, ऑक्सीजन, नेक्स्ट अगर पूछा जाए धुआं,
तो ये भी हमारा यहीं पे आ जाएगा। उसके बाद चांदी महत्वपूर्ण है, ऊन, उनसे अलग रेत, कोयला, ये सब क्या होने वाले हमारे, पानी, दूध तो बहुत आसान ही है, ठीक है, धान जमीन से निकलेगा, जो भी चीज हमारी पृथ्वी से निकली है और उगी है, द्रव्य धातु का बोध कराती है, क्या होती है, द्रववाचक होती है। सही है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन में क्या होगा, द्रववाचक संज्ञा हो जाएगी हमारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, व्यंजनों के प्रकार, और क्वेश्चन पूछा जाता है व्यंजनों की संख्या, तो दोनों हमारे अलग अलग होते हैं। पहला बात कर लेते हैं हमारे व्यंजनों के प्रकार के बारे में, ठीक है। उससे पहले जो आपको याद रखना कि हम संस्कृत भाषा में व्यंजनों को हल कहते हैं, अन्य नाम व्यंजनों का परतंत्र है। ये दोनों नाम हल और परतंत्र किसके हैं, व्यंजन के हैं। सही है। अब बात कर लेते हैं व्यंजन के प्रकार, कितने प्रकार होते हैं? तो व्यंजन के हमारे 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। पहला कौन सा है, स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा होता है हमारा जो माना गया है उष्म व्यंजन। उसके बाद एक और व्यंजन होता है जो हम पढ़ते हैं, जिसे बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन, या इसे ही बोल देते हैं विजातीय व्यंजन, ठीक है। ये जो हमारे संयुक्त व्यंजन और जो विजातीय व्यंजन होते हैं, जो हमारे ये होते हैं, आपको पता होगा, क्षय, त्रय, ज्ञ और आपका श्रय, श्रम वाला श्रय है, ठीक है। ये चारों क्या हमारे संयुक्त व्यंजन है। इन्हें हम व्यंजन के प्रकार में काउंट नहीं करते, जबकि पढ़ते इन्हें व्यंजन ही है। तो व्यंजन के प्रकार पूछे तो बताना 3, स्पर्श, अंतस्थ और उष्म संघर्ष। स्पर्श कितने होते हैं? 25, 25, अंतस्थ ये रह 4, संघर्षी 6 वाले और है तो ये भी 4, ठीक। अब बात कर लेते हैं जो पूछा गया है व्यंजनों के प्रकार, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3। अगर क्वेश्चन होता व्यंजनों की संख्या तो बताना, संख्या हो जाएगी सर 33, क्योंकि स्पर्श, अंतस्थ और उष्म सब जुड़ जाएंगे, संख्या बनी 33। इस आधार से क्वेश्चन आते हैं, व्यंजनों से आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या दिया गया है? क्वेश्चन कहां से पूछा गया हमारा? कारक से क्वेश्चन पूछा गया है। सोहन पढ़ाई कर रहा है, इस वाक्य में हमें कारक बताना है। देखो कारक चिन्ह तो कोई आया ही नहीं है, अगर आप कारक चिन्ह पढ़ोगे तो, कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपदान से संबंध का किरे, अधिकरण में पर, सही कुछ नहीं दिया कारक चिन्ह, सिर्फ सीधा सा वाक्य दे दिया। और आपको एक चीज याद रखनी है सीधे से वाक्य में, जब कभी भी क्रिया वर्तमान काल में हो, क्रिया वर्तमान काल में हो, सोहन पढ़ाई कर रहा है, जब कभी भी क्रिया वर्तमान काल में हो तो सीधा सा आंसर हो जाता है कौन सा कारक? कर्ता कारक, सही है। जबकि कर्ता कारक में ने भी आता है, लेकिन यहां ने नहीं आया है, सही है। लेकिन क्या है इसमें, जो हमारी क्रिया हुई है वर्तमान काल में चल रही है, सोहन पढ़ाई कर रहा है, चोर चोरी कर रहा है, सही, इस तरह से होते हैं, तो कौन सा हो जाता है हमारा? कर्ता कारक हो जाता है। जबकि कारक के बारे में बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमारे क्वेश्चन बनते रहते हैं, कि कारक क्या होते हैं। तो कारक को हम विभक्ति भी बोलते हैं और इन्हें हम परसर्ग भी बोलते हैं। कारक हमारे अभिकारी होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। क्या होते हैं? कारक होते हैं। होते क्या है कारक, तो बताना सर। ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम को, संज्ञा सर्वनाम को किसके साथ? क्रिया के साथ जोड़ते हैं। संज्ञा सर्वनाम को क्रिया के साथ जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। ये कारक की परिभाषा है। उसके बाद बात कर लेते हैं कारक के भेद के बारे में। कारक के 8 भेद होते हैं, जबकि समास में कारक पूछे जाए और एक हमारे व्यक्ति होते हैं, नाम है व्यक्ति का किशोरी दास वाजपेयी। समास में
और किशोरीदास वाजपेयी के आधार पर कारक के कितने भेद माने गए हैं? तो बताना, माने गए हैं 6 भेद। उसके बाद नेक्स्ट सर्वनाम में, सर्वनाम में कारक के भेद तो बताना सर्वनाम में होते हैं 7। ये जानकारियां जो आपको याद रखना है। कारक के भेद बताना 8, समास और किशोरीदास वाजपेयी के आधार पर 6 और सर्वनाम में 7 होते हैं। ठीक है, जबकि सोहन पढ़ाई कर रहा है, क्रिया वर्तमान काल में, आंसर हमें मिला कर्ता कारक। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, जो दिया गया है आपके सामने है क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन है। क्या दिया गया है? किस वाक्य में संभावनार्थ क्रिया का प्रयोग है? बताइए। संभावना की बात कौन से ऑप्शन में हुई है? इतना आसान क्वेश्चन आया है, बताइए किसमें संभावना की बात की गई है? तो इतना देखना भी नहीं है, जो दिया गया है शायद, संभावना वाली बात है। जहां संभावना व्यक्त की जाए, शायद मेरी लॉटरी लग जाए, या हो सकता है बारिश हो जाए, तो ये सब संभावना है। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो हमारा दिया गया है, मृगधर पूछा है। मृगधर का पर्यायवाची शब्द चुनिए, क्या होगा हमारा मृगधर? बताइए क्या आंसर है हमारे मृगधर का? तो मृगधर होता है, आपको याद रखना, अन्य पर्यायवाची इसके जैसे होता है राकापति। राका रात का होता है और पति हो गया हमारा चंद्रमा, तो राकापति। उसके बाद नाम आएंगे हिमांशु, और इसी का दोस्त आता है सुधांशु। तो हिमांशु और सुधांशु दोनों याद रख लेना है। उसके बाद एक और आएगा शशांक, हिमांशु सुधांशु शशांक। उसके बाद एक लड़की का नाम आएगा, याद रखना, इंदु। तो ऐसे नाम है, आपको याद रखना है। उसके बाद विधु, विधु के बाद तारापति, जैसा राकापति है ऐसी तारापति। उसके बाद नेक्स्ट शशि, उसके बाद मृगधर, यही तो पूछा गया है मृगधर, सोमवार वाला सोम। उसके बाद कलानाथ, कलानाथ, कलानाथ के बाद छपाकर, नेक्स्ट छपानाथ, अन्य में एक पति। उसके बाद सुधाकर, मृगांक, नेक्स्ट उडुप, निशानाथ, निशानाथ। सब किसके पर्यायवाची है? चंद्रमा जी के है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, मृगधर पूछा था, कुछ भी पूछा जा सकता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रत्येक शब्द में वचन की दृष्टि से क्या होगा? बताइए। प्रत्येक शब्द जो दिया गया हमारा वचन की दृष्टि से, ये क्या होने वाला है? इसी के साथ में जोड़ देता हूं एक शब्द और, आपको याद रखना, जैसे प्रत्येक और उसके बाद होता हर एक, दोनों ही बता देना। प्रत्येक या हर एक में वचन की दृष्टि से क्या होने वाला है? पहले तो याद रखना, वचन से क्वेश्चन पूछा गया है। वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या। ठीक, वचन हमारे विकारी शब्द होते हैं, इनमें बदलाव किए जा सकते हैं। उसके बाद हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन, जबकि हमारी संस्कृत भाषा में, मराठी भाषा में और आपका गुजराती में, इनमें कितने होते हैं? तो बताना, इसमें 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जबकि हिंदी में सिर्फ एक वचन और बहुवचन होते हैं। अब दिया गया है प्रत्येक और हर एक। प्रति एक, हर एक, आया क्या? एक वचन। प्रति एक, हर एक, तो क्या आया? एक वचन। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। बताइए क्या क्वेश्चन होगा हमारा? विलोम शब्द पूछा, और ये विलोम शब्द आपको चारों के ही बतानी है। यहां तो राजा का पूछा है, राजा का क्या होगा? रंक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गरीब का क्या होगा? तो बताना, गरीब का हो जाएगा अमीर। सही है सर।
उसके बाद आपको बताना दरिद्र का क्या होगा। बताइए दरिद्र क्या होता है? बेकार अवस्था में जो पड़ा रहता है दरिद्र उसे बोलते हैं। तो इसका होता है संपन्न। क्या होगा? संपन्न या धनी व्यक्ति। पहले संपन्न याद रखना, अगर संपन्न नहीं होगा तो धनी। रंक राजा हो जाएगा। भिखारी का बताओ क्या होगा? भिखारी का क्या होगा? ब्लोम शब्द बताइए। तो भिखारी का हो जाएगा धनवान। ठीक, चारों का याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अगला जो हमारा दिया गया नेक्स्ट, बताइए क्या पूछा गया है। हिंदी आकृति की दृष्टि से बताइए, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? आकृति के आधार पर, जो आकृति बनाई जाती है उस आधार पर हिंदी हमारी किस प्रकार की भाषा है? बताइए। इस आधार पर हमारी श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। ये सब प्रैक्टिस में ही मिलेगी, क्लासों में बहुत कम कराए जाते हैं। जब एग्जाम से पहले जो टीचर कराते हैं कम होते हैं क्लास में, ये प्रैक्टिस में ही आपको क्वेश्चन मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा दिया गया है। जिसकी लाठी उसकी भैंस में सर्वनाम पूछा। सर्वनाम अर्थात दुनिया में सबका नाम, उसे कहते हैं सर्वनाम। भेद पूछे जाए तो बताना 6 कंठस्थ होने जरूरी है। जो हमारे सर्वनाम होते हैं पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो भेद होते हैं 6। जबकि सर्वनाम की संख्या पूछी जाए तो सर्वनाम की संख्या होती है कितनी? 11। ठीक है, याद रखना। अब देख लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन पूछा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब देखो ये जो शब्द है जिसकी उसकी, उसके बाद होता जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा वैसा। उसके बाद होता जब आप बुलाओगे तब हम हो जाएंगे, तो जब तब। उसके बाद ज्यों ही मैं पढ़ने बैठा त्यों ही फोन आ गया या मैसेज आ गया। तो अब देखो ये जो शब्द है ना, जैसे जिसकी उसकी, जैसा वैसा, जब तब, ज्यों त्यों, ठीक है, ये सब क्या है हमारे? ये संबंध दर्शाते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। आज जिसका उसका पूछा है, संबंध दर्शाने वाला कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, इसी आधार से हमारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, बताइए निम्नलिखित में से किस महीने को स्त्रीलिंग में गिना जाता है? कौन सा महीना है हमारा जिसे हम अपना स्त्रीलिंग में गिनते हुए चलते हैं? बताइए। जो हमारे महीने होते हैं वो सब हमारे पुल्लिंग होते हैं। महीने हमारे पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद में आते हैं। ठीक है, और हमेशा याद रखना, देखो पूछा जाए महीनों का नाम क्या होता है तो बताना महीनों के नाम सर पुल्लिंग होते हैं, लेकिन अपवाद में क्या क्या आते हैं? अपवाद में तो हमारी जनवरी आती है, जनवरी। उसके बाद फरवरी, उसके बाद मई, और लास्ट शब्द होता हमारा जुलाई। सही। हमारे महीनों के नाम याद रखना, फिर बताता हूं, पुल्लिंग होते हैं, लेकिन ये जो है 4 शब्द हमारे, ये क्या होंगे? हमारे स्त्रीलिंग होंगे, ये अपवाद में है। अब क्वेश्चन निकाल लो कौन सा शब्द हमारा स्त्रीलिंग होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जुलाई क्या है हमारा? स्त्रीलिंग शब्द है। सही है, तो महीनों के नाम सा क्वेश्चन था, पुल्लिंग होते हैं, लेकिन अब बाद में जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई आते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया राजभाषा अधिनियम कब बनाया गया था? राजभाषा अधिनियम पूछा है। सब क्वेश्चन भैया अपने प्रीवियस पेपर से ही उठाए हैं, तभी इस तरह के हमें क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो राजभाषा अधिनियम कब हमारा बनाया गया था? तो बताना। राजभाषा अधिनियम 1963 में बना था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन आया है शुद्ध वाक्य का चयन करना है। सही है, आपको बताना है इसका आंसर कि क्या हमारा शुद्ध वाक्य होगा। ईमानदारी के साथ आपको कमेंट करना है। वीडियो अगर पसंद आई तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।